हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, योर बायोलॉजी मेंटर। चलिए, बहुत दिनों के बाद मैं आपके बायोटेक का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आया हूँ। सॉरी फॉर डिले, बट कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये जो वीडियो है वो आपके एग्जाम, जो भी बायोलॉजी एग्जाम को आप टारगेट करें, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, या फिर मेनली बॉटनी के लिए, या फिर आप पीजीटी एग्जाम के टारगेट करें, या फिर सेट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हर एग्जाम में टेक्निक से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि हम सीएसईआर नेट या सेट की बात करेंगे तो टेक्निक में कवर हो जाएगा। और एक्चुअली आज इस बायोटेक्नोलॉजी में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका जीन ट्रांसफर। और जीन ट्रांसफर में हम बात करेंगे टीआई प्लाज्मिड का। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसका? हमारा जो टॉपिक है वो है टीआई प्लाज्मिड। तो आप सभी तो जानते हैं कि इसके पहले हमने 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये है आपका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज हम बायोटेक का पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। और कल से पार्ट 2 के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप मेरा नाम जानते ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, दुर्ग साइंस कॉलेज, और 6 टाइम सीएसईआर नेट क्वालिफाइड, एलएसएन जेआरएफ। ये चलिए सबसे पहले देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो जीन ट्रांसफर होती है होस्ट सेल के अंदर में, जो डीएनए का जो ट्रांसफर होता है या डिजायर जीन का जो ट्रांसफर होता है, वो दो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होते हैं। नंबर 1 मेथड्स जो हमने बताया था डायरेक्ट मेथड, एंड नंबर 2 है इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हम डिपेंडेंट होते हैं वेक्टर के ऊपर। दैट मीन्स ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक तरह का कैसा है? वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसफर ना बोल के इसको ट्रांसपोर्ट ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका मतलब यहां हम वेक्टर का यूज करके हमारे डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है बेटा जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि चलो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो फॉरेन डीएनए हमने जो लाइगेट किया है वो ये मान लेते हैं, ये पिंक कलर का छोटा सा सेगमेंट जो है वो आपका डिजायर डीएनए है। ठीक है, इसको हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि ये जो कलर दिख रहा है वो किसका होगा? वेक्टर का होगा। और ये वाला जो कलर आपको जो दिख रहा है वो हमारा डिजायर जीन है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो जब भी किसी नेचुरल डीएनए में आप कोई छेड़खानी या मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो बन जाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलिए, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है आज के टॉपिक के हिसाब से? प्लांट सेल में। तो देखो, ये मैं प्लांट सेल में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये बताइए कि प्लांट सेल में मुझे ट्रांसफर करना है, लाइक मुझे यूएसए जाना है। तो क्या मैं यूएसए जो है वो रेलवे से जा सकता हूँ क्या? इंडिया में मैं ट्रेन में बैठा और मैं बोला भैया मुझे यूएसए छोड़ दो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ होस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये जो वेक्टर हम यूज करेंगे प्लांट सेल में ट्रांसफर के लिए, तो प्लांट सेल में ट्रांसफर के लिए जो वेक्टर यूज होता है वो है आपका टी आई प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? टी आई प्लाज्मिड नाम है। अब प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं? तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वेक्टर, ठीक है, यूज्ड फॉर प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है, मतलब जितने भी प्लाज्मिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड। अच्छा, इस प्लाज्मिड में एक तो टी आई ले लो और एक आर आई प्लाज्मिड ले लो। ठीक है, टी आई एंड आर आई प्लाज्मिड का मैक्सिमम यूज होता है जब हम किसी प्लांट सेल में डीएनए का ट्रांसफर करते हैं। तो हमको तो आर आई प्लाज्मिड का नहीं देखना, हमारा जो मेन टारगेट है वो आपका टी आई प्लाज्मिड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भैया टी आई प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट कहाँ से किया है। तो टीआई प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट किया है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस।
क्या नाम है इसका? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस। कई सारे पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि टीआई प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम, तो कहां से आइसोलेट किया गया है? तो उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रहे, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस होता है। ये ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। ये कौन है? तो याद रहे, ये ग्राम नेगेटिव कौन? सॉइल बैक्टीरिया है। ठीक है, सॉइल बैक्टीरिया है। ओके, क्या ये पैथोजेनिक है? ऑफ कोर्स, ये बंदा पैथोजेनिक होता है। ओके, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात आती है, मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक, वायलेंट होता है, विरुलेंट होता है। तो याद रहे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर ये कैसा होता है? विरुलेंट बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती है। दैट मीन्स ये किसी होस्ट की बॉडी में जाकर के डिजीज कॉज करता है। ओके, सो ये डिजीज कॉज कौन सा करता है? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं? ऑल्सो कॉल्ड, राइट, ऑल्सो कॉल्ड, क्या कह रहे हैं इसको? नेचुरल, प्राकृतिक, भगवान ने बनाया इसको, ह्यूमन ने नहीं बनाया। So without any anthropogenic activity, they are able, कौन? एग्रोबैक्टीरियम, they are able to transfer their own genetic material into the plant cell to cause crown gall disease. That means ये बंदा बिना किसी सुदेश सर के इन्वॉल्वमेंट के अपने आप अपने डीएनए को कहां ट्रांसफर करता है? प्लांट सेल की बॉडी में। कहां ट्रांसफर कर रहा है? प्लांट सेल की बॉडी में ट्रांसफर। तो ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर। ओके, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो इसका पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, याद रहे किसको कहते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? इसके कहने का रीजन है, देखो, इसके कहने का रीजन है नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ट्रांसफर देयर ओन, मतलब अपने खुद के ओन टीडीएनए इनटू प्लांट सेल। ये अपने डीएनए को प्लांट सेल में नेचुरली ट्रांसफर कर सकता है। और जब नेचुरली ट्रांसफर करता है तो क्या होता है भाई? यदि ये एग्रोबैक्टीरियम जो कि पैथोजेनिक है, उसको हम जेनेटिक इंजीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इसके प्लांट के डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। कैसे करेगा? नेचुरली ट्रांसफर देयर ओन टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल एंड टीडीएनए, ये टीडीएनए किसका है? एग्रोबैक्टीरियम का। ये डीएनए किसका है? प्लांट का। टीडीएनए और प्लांट डीएनए दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इनकार्पोरेशन। ठीक है, तो यहां पे टीडीएनए इनकार्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट जीनोम। ठीक है, अब बताओ, प्लांट जीनोम में जाके वो चिपक गया। इमेजिन करो कि ये पिंक वाला जो डीएनए है, ये पिंक वाला जो डीएनए है वो प्लांट का डीएनए है। इसमें ये जो टीडीएनए है, टीडीएनए के कलर को हम क्या करते हैं? ये टीडीएनए को हम ना ऐसे बना लेते हैं, ये टीडीएनए है। तो क्या होगा कि ये जो टीडीएनए है वो प्लांट जीनोम के साथ लाइगेट हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया टीडीएनए और यहाँ पे लाइगेट होने के बाद में इसका डीएनए इसके से साथ में लाइगेट हो गया। क्या? एग्रोबैक्टीरियम में ने बिना किसी ह्यूमन के एफर्ट के प्लांट जीनोम में अपने डीएनए को ऐड कर दिया। क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया? ऑफ कोर्स। तो ऐसा बंदा जो नेचुरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यस, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस जो होता है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। क्या होता है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब ध्यान दो, ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है? टारगेट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्लांट, स्पेसिफिक
कैटेगरीज ऑफ प्लांट। तो आप मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियंस कौन से प्लांट में डिजीज कॉज करता है? कौन से प्लांट में डिजीज कॉज करता है? तो इस पे टारगेट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये किसको अफेक्ट करेगा? अफेक्ट एंड नॉट एबल टू अफेक्ट, नॉट एबल टू अफेक्ट। ठीक है, कौन से प्लांट को ये अफेक्ट कर सकता है और कौन से प्लांट को अफेक्ट नहीं कर सकता, आप मुझे बताओगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1 और 2। यहां पे है आपका मोनोकॉट, यहां पे है आपका डाइकॉट। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो कौन से प्लांट को अफेक्ट करता है, मतलब डिजीज कॉज करता है, और कौन से प्लांट को डिजीज कॉज नहीं करता। ओके चलिए, इसके डिजीज का नाम क्या है? तो एग्रोबैक्टीरियम, ये स्टार पॉइंट है। कॉजेस, कॉजेस क्या? क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज इन विच प्लांट? मोनोकॉट और डाइकॉट। ये तो मेरा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। राइट, तो याद रहे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस किसी प्लांट में जाके क्या कर रहा है? तो डिजीज कॉज कर रहा है, और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? क्राउन गॉल डिजीज। और याद रहे, क्राउन गॉल डिजीज एक तरह का ट्यूमर है, प्लांट में ट्यूमर कॉज करने का काम करता है। अब आप मुझे ये इनमें से जो भी आपका आंसर होगा उसको आप यहां पे मेंशन करो। एग्रोबैक्टीरियम कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज इन मोनोकॉट, इन डाइकॉट। वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये चैलेंज है, आप खुद से सर्च करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ मोनोकॉट प्लांट या फिर डाइकॉट प्लांट, इन दोनों में से एक को अफेक्ट करेगा तो उसको आप यहां पे मेंशन करो, एक जो है वो अफेक्ट नहीं होता वो यहां पे मेंशन करो। बस एरो को इधर और उधर आप मूव करेंगे। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या क्या स्टार पॉइंट है। सबसे पहले टीआई प्लाज्मिड को कहां से आइसोलेट करते हैं? तो याद रहे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस। ये बैक्टीरिया कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज? क्राउन गॉल डिजीज। कहां? मोनोकॉट डाइकॉट में से एक में, दोनों में डिजीज कॉज नहीं करता। ये इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, वो स्टार पॉइंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में अपने आप जाके उसके डीएनए में ये क्या करता है? चेंजेस करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। चलिए, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर में जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो जैसे आपको पता है कि एक आइडियल प्लाज्मिड में क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, तो तीन चीजें होती है। ठीक है, तीन चीजें होती है। क्या क्या होती है भाई? सबसे पहला है ओरिसी। क्या होना चाहिए? ओरिसी, मतलब साइट फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ व्हाट? रिप्लिकेशन। तो भाई जिस जगह से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिसी कहते हैं। और ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सी कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। राइट, सेकेंड बात। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, बट ये नेचुरल है तो अभी रिस्ट्रिक्शन साइट की बात नहीं करते। ठीक है, यहां पे दूसरा है जीन फॉर, जीन फॉर व्हाट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में किसके लिए जीन है? तो देख लो, यहां पे है क्या? ओपाइंस। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ओपाइंस। मैं बताता हूं आगे। इसी ओपाइंस और ऑक्सिन साइटोकाइनिन के लेवल बढ़ने के कारण उसमें ट्यूमर कॉज होता है। दूसरा, तीसरी बात, और इसके पास जीन है, जीन फॉर व्हाट? जीन फॉर प्लांट हार्मोन, पीजीआर। कौन कौन से प्लांट हार्मोन मेजरली इसके पास होते हैं? तो आप यहां देख सकते हैं, एक तो आपको ऑक्सिन दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है? साइटोकाइनिन दिख रहा है। तो मेजर हार्मोन तो है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एंड व्हाट? साइटोकाइनिन, दो हार्मोन के इनके पास क्या है? जीन्स है। ध्यान दो, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइंस, इन तीनों के कारण प्लांट में ओवर प्रोडक्शन होता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइंस का, जिसके कारण प्लांट में ट्यूमर कॉज होता है। बातें समझ में आ रही है? ओके, चलिए दूसरी बात। इनके पास ये सब जीन फॉर दिस, देखो
जीन फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन साइटोकाइनिन। इस पूरे को जिस डोमेन में रखते हैं उसको हम कहते हैं टीडीएनए। क्या है? टीडीएनए। तो यही है हमारा मेजर पॉइंट नंबर 1। बात समझ में आ रही है? सेकेंड और थर्ड को एक साथ आप कह सकते हो टीडीएनए। ओडीसी तो सब में होता ही है। और दूसरा जो मेजर पॉइंट है इसका वो है विर रीजन। मतलब इतने बड़े टीआई प्लाज्मिड में दो मेजर चीजें होती है। एक होता है टीडीएनए, दूसरा होता है विर रीजन। मैं दिखा रहा हूं आपको। मान लो ये डीएनए है, ये सर्कुलर है, मैं आपको लीनियर बना के दिखा रहा हूं। तो यहां से लेकर के यहां तक का सेगमेंट टीडीएनए। ये कौन सा सेगमेंट है? टीडीएनए है। और टीडीएनए के पहले या बाद में बना सकते हो विर रीजन। तो मैं रेड कलर में बना रहा हूं क्योंकि यही है रेगुलेटरी विर रीजन। ये लो, इतने रीजन को हम कह देंगे विर रीजन। अब ध्यान दो, टीडीएनए क्या है? ये वो डीएनए है जो बैक्टीरिया से प्लांट में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको हम टीडीएनए कहते हैं। टीडीएनए मतलब क्या है? ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर टू होस्ट। टीडीएनए होस्ट के अंदर ट्रांसफर होगा। और वीर जो है वो कौन है? तो भैया ये ना रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी जीन है। अभी जीन है, बाद में प्रोटीन बनाएगा। तो रेगुलेटरी क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। दैट मींस टीडीएनए वो है जो जाता है, कहां जाता है? प्लांट सेल की बॉडी में। और भेजने वाला कौन है? ट्रांसफर करने वाला कौन है? तो ट्रांसफर करने वाले बंदे का नाम क्या है? विर रीजन है। अब आपको एक एक डिटेल स्टोरी बता रहा हूं। अब ये देखो, ये जो कंटेंट मैं आगे बताऊंगा वो सीएसआईआर नेट में कई बार रिपीट हो चुका है। सेट एग्जाम में तो आया ही है ना? ये तो आएगा ही। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए भी वो अच्छा पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में। एक एक वीर रीजन के काम आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलो देखो, इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट होता है। तो एक प्लांट में ना बेटा डैमेज हो गया। एक प्लांट में जब डैमेज हो जाएगी, प्लांट को चोट लग जाती है। तो आपको पता है ना, जब प्लांट को चोट लगती है या फिर किसी सीजर से या किसी भी चीज से प्लांट को थोड़ा सा डैमेज कर दो, तो डैमेज करोगे तो प्लांट के अंदर से कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होता है। उसी फिनोलिक कंपाउंड से अट्रैक्ट होता है वो एग्रोबैक्टीरियम। तो यस, ये फिनोलिक कंपाउंड उसके वुंड से निकलता है, उसके घाव से निकलता है। ये क्या है? एक घाव है। तो घाव से जब डैमेज होने पे घाव बनती है, उस घाव से निकल रहा है फिनोलिक कंपाउंड। एक फिनोलिक कंपाउंड मुझे नाम याद आ रहा है, एसिटोसरिंजॉन। तो एसिटोसरिंजॉन एक तरह का फिनोलिक कंपाउंड है जो कि वुंड से रिलीज हुआ। इस एसिटोसरिंजॉन को सेंस किया। किसने सेंस किया? एग्रोबैक्टीरियम ने। और एग्रोबैक्टीरियम को पता चल गया कि आइला ये तो मजा आ गया, ये यहाँ तो मैं आसानी से एंट्री कर सकता हूँ। कहाँ? प्लांट सेल में या प्लांट बॉडी में। तो वो क्या किया? एग्रोबैक्टीरियम जो है वो प्लांट सेल से अटैच होने के लिए कुछ पॉलीसेक्राइड लाइक सेल्यूलोज फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं। और सेल्यूलोज फाइबर के थ्रू वो प्लांट की बॉडी से, ये प्लांट है, और इस प्लांट बॉडी में ये जो एग्रोबैक्टीरियम है वो जाके क्या हो गया? अटैच हो गया, बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद क्या करेगा? देखते जाओ। जैसे ही ये बाइंड हुआ, तो बाइंड होने से ये जो केमिकल है, कौन सा केमिकल? एसिटोसरिंजॉन केमिकल। ये केमिकल इसको एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? देखो, प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन। अब ये विरुलेंस प्रोटीन क्या है? ये देखो, विर रीजन में भाई ये जीन है। और जीन में, जीन मतलब क्या? डीएनए। और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन से हैं? वीर प्रोटीन। कौन है ये? वीर प्रोटीन। और क्या प्रोटीन है ये? रेगुलेटरी। रेगुलेटरी प्रोटीन बनता है ड्यू टू एसिटोसरिंजॉन, जो कि एक फिनोलिक कंपाउंड है। चलो, एक फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसरिंजॉन आया, सेंस किया बैक्टीरिया ने, सेलुलोज के फाइबर रिलीज करके उसके साथ अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद में
जो विर रीजन है वो एक्टिवेट होगा, प्रोटीन्स बनाएंगे। तो सबसे पहला सीक्वेंस देखते जाओ, नंबर वन सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला कौन है? विर ए। सबसे पहले याद रहे, यदि कभी पूछे कि भाई टीडीएनए ट्रांसफर में टीआई टीआई प्लाज्मिड के ट्रांसफर में सबसे पहले कौन सा विरजिन एक्टिवेट होता है, तो विर ए एक्टिवेट होता है। और विर ए जो है वो क्या करेगा? विर जी को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, मतलब ये सेकंड नंबर पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये मास्टर ऑफ मास्टर है, ये मास्टर है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ने मास्टर को एक्टिवेट कर दिया है। वो वीर जी का काम है अपने सभी भाई बहनों को उठाना। मतलब जितने भी कंपोनेंट है D1, D2, E2, B, F2 सबको प्रोड्यूस करने का काम करेगा। यहां पे प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है? तो सबसे पहले D1, D2, E2, B और वैरायटीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज हो। चलो मान लेते हैं कि ये सभी प्रोटीन बन गए। अब क्या होगा? सबसे पहले दो प्रोटीन ले लो, D1 एंड D2। D1 एंड D2 ये दौड़ते दौड़ते जाएंगे और यहां देखो, इस डायग्राम में यदि आपको दिख रहा है लेफ्ट बॉर्डर और यहां पे दिख रहा है राइट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर से जाके बाइंड हो जाता है लेफ्ट बॉर्डर से जाके बाइंड हो जाता है D1 और राइट बॉर्डर से जाके बाइंड हो जाता है कौन? D2। समझ गए आप क्या बोल रहा हूं मैं? पहले ए एक्टिवेट हुआ, ए के बाद में जी एक्टिवेट हुआ, जी ने क्या एक्टिवेट किया? D1 एंड D2 को। D1 एंड D2 बाइंड टू द लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर ऑफ द टीडीएनए रीजन। इस रीजन में आके वो बाइंड हो जाए। क्लियर? चलो बाइंड होने के बाद क्या हो रहा है देखो तो। ये देखो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में कौन आके बाइंड हो गया? देखो D1 और दूसरा प्रोटीन कौन है? D2। ये दोनों जा करके बाइंड हो गए। बाइंड करने के बाद क्या करेंगे? याद रहे D1 एंड D2 परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं? याद रहे परफॉर्म करते हैं बेटा एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं कौन? D1 एंड D2। और ये D1 एंड D2 क्या करेंगे? टीडीएनए के एक डीएनए स्ट्रैंड को कट करेंगे। देखो इमेजिन करो कि यहां पे कट किए, यहां पे कट किए, यहां पे कट कर रहे हैं। तो कट करने से क्या होगा? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कट करने के बाद क्या होता है। ये देखो डायग्राम बना के रखा हूं आपके लिए। ये बैक्टीरिया है और ये प्लांट्स है। दोनों अटैच हो चुके थे ना, अब अटैच होने के बाद क्या होता है देखो। सबसे पहले कौन आया? ये D1 एंड D2। D1 और D2 ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करा है। एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा दूर शिफ्ट करता हूं। ये देखो ऐसे। अब जब ये D1 D2 एक स्ट्रैंड को कट करेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको? देखो ये इधर बाइंड होके है, यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है और ये कौन है? टीडीएनए। और टीडीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देख लो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो निक फॉर्मेशन हुआ है, जो कैंची से हमने कट किया है, वो दोनों स्ट्रैंड को हमने कट नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? माइंड में घुस रहा है आपके? बहुत सिंपल है, समझो आप बस लाइन टू लाइन आपको समझना है क्या हो रहा है। D1 एंड D2 प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करता है। जैसे ही कट हुआ ये यहां से डिटैच हो गया। अब डिटैच होने के बाद में दो काम, ठीक है? एक तो अपना D2 बंदा तो है ही, D2 और E2 देख रहे हो ना, D2 एंड E2 इसको स्टेबलाइज करने का काम भी करते हैं। देखो E2 जो है वो स्टेबलाइज भी कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ टीडीएनए। ये टीडीएनए को स्टेबलाइज करता है। ओके चलो ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने आया D1 एंड D2। D2 स्टिल अभी भी है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बैक्टीरिया सेल से प्लांट सेल में लेके जाना है। दोनों सेल के बीच में कोई ना कोई तो चाहिए जो उस पार पहुंचा सके। तो उस पार पहुंचाने के लिए कौन आ रहा है? देखो यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं। देखो कौन आ रहा है? देखो वीर बी। कौन कौन है? वीर बी एंड D4। ठीक है, एक्ट एज अ
चैनल प्रोटीन, देख लो, वो दोनों के दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, चैनल प्रोटीन का काम करते हैं और बैक्टीरिया से या बैक्टीरियल सेल से आपके सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलो इंट्रोड्यूस हो गया, अब बताओ, यदि मैं तुम्हारे अंदर में किसी के डीएनए को डाल दूंगा, तो क्या वो डीएनए फॉरेन पार्टिकल नहीं है? ऑफ कोर्स फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल को क्या करूंगा मैं? किल करना पड़ेगा। और किल कौन करता है? इम्यून सिस्टम। तो प्लांट में भी एक तरह का इम्यून सिस्टम है। वो कौन है देखो? वो है वीआईपी वन। ये देखो, वीआईपी वन जैसे ही टीडीएनए आया, उसको डिग्रेड करने आता है। देख लो, वीआईपी वन आपके टीडीएनए को डिग्रेड करने के लिए फैसिलिटेट करता है। बट हमारे पास जो विर रीजन है, उसमें से विर एफ, ये देखो, विर एफ उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। देखो, वीआईपी वन का काम था टीडीएनए को डिग्रेड करने का, मगर उसको डिग्रेड करने से पहले विर एफ ने उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब इम्यून सिस्टम ब्लॉक हो गई, ये डीएनए वहां पे सरवाइव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। चलो, एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। अब क्या होगा देखो, अब एक प्रोटीन ले लो यहां पे E2, ये वाला E2, और इसको मान लेते हैं D2। ये लो, E2 D2, E2 और D2 दोनों पकड़ के उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग टू क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन के लिए E2 एंड D2 दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपका जो टीडीएनए है, वो आके फाइनली इनकॉर्पोरेट हो गया। ये लो, आपके प्लांट सेल से ये क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट हो गया। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन जो बन रही है एक्चुअल में, वो कुछ ना कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो तीन चीजें बनाते हैं। क्या तीन चीजें बना रहे हैं देखो? एक तो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, साइटोकाइनिन के लेवल को बढ़ाते हैं, साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ गया, और ओपाइंस के लेवल को भी बढ़ाते हैं, जो कि एक तरह का सेकेंडरी मेटाबॉलिट। अब इन तीनों के बढ़ जाने से, तीनों के बढ़ जाने से क्या हो सकता है? ओवर ग्रोथ, ओवर ग्रोथ स्लैश आउटर ग्रोथ, ठीक है? और प्लांट में आउटर ग्रोथ होने का मतलब है ट्यूमर फॉर्मेशन। क्या हो गया वहां पे? प्लांट बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ, और वो ट्यूमर का नाम ही है, क्या नाम है? क्राउन गॉल डिजीज। तो ये जो बैक्टीरिया है, वो एक प्लांट सेल के अंदर में क्रॉन गॉल डिजीज कॉज करता है। बोलो, यहां तक चीजें समझ में आई? चलो इसको रिकॉल करते हैं, ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है? आई होप कि वीडियो में बहुत क्लियर ये टेबल आपको शो हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना। हालांकि ये सब आप नोट कर लिए, डायग्राम बना लिए, तो आपको अलग से नोट करने की नीड नहीं है, बट कुछ फंक्शंस को टेबल में लिख करके रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कौन एक्टिवेट हुआ था? विर ए। विर ए जो है, वो एक तरह का क्या बोल रहा है? रिसेप्टर ऑन द एग्रोबैक्टीरियम एंड रिकॉग्नाइज द फिनोलिक कंपाउंड। सबसे पहला काम है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, और फिनोलिक कंपाउंड का नाम बताया था एसिटोसेरिंजॉन। एक केमिकल का नाम बताया, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, ओके, जो कि एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब ए एक्टिवेट करेगा किसको? जी को एक्टिवेट करेगा। तो एक्सप्रेस्ड continuously in the bacteria to recognize the phenolic compound. Okay, इन दोनों ने तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिनोलिक कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं। ओके, अब विर जी एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेशन ऑफ अदर विरजिन इन टीआई प्लाज्मिड। बट याद रहे, ये मिस कर रहा है, ए से जी में एक्टिवेशन। ए जो है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है? जी को एक्टिवेट कर रहा है। और जी क्या करेगा? सबको एक्टिवेट करेगा, ऑल अदर वीर प्रोटीन, ठीक है? ऑल अदर
वीर प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए कौन आ रहा है? तुम्हारा वीर जी आ रहा है। ठीक है? अब वीर जी की बात करते हैं। सबसे पहले E2 क्या करता है? तो E2 का मैंने बताया था, ये देखो, E2 प्रोटेक्ट एंड क्लीव टीडीएनए अगेंस्ट द डिग्रेडेशन इन प्लांट्स। ठीक है? E2 जो है वो तुम्हारे टीडीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। ओके, चलो यहां पे समझ गए। वीरसी हमने मेंशन नहीं किया है, तो वीरसी के फंक्शन को यहां से याद कर लो, स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट। चलो ठीक है, वीरसी स्टिमुलेट करने का काम करता है। ओके, चलो फिर डी की बात करते हैं। डी क्या करेगा? D1 एंड D2 को एक्टिवेट करता है, वो तो ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस एक्टिविटी ऑफ प्लांट, मतलब विरुलेंस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए डी प्रोटीन की जरूरत है, डी की जरूरत है। और D1 D2 तो आई होप कि आप सभी जानते होंगे, ये रिकॉग्नाइज करता है D1 लेफ्ट बॉर्डर को, और D2 जो है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? राइट बॉर्डर को। लेफ्ट बॉर्डर का लेंथ दिया हुआ है, इसको याद कर लेना, CSIR नेट के लिए काम आता है। 25 बेस पेयर का उसका लेंथ होता है। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ये दोनों के दोनों कैसे एंजाइम हैं? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, जो कि डीएनए के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कट करते हैं। ओके, B and D4 ये चैनल प्रोटीन्स है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चैनल या एक तरह का रूट होता है, जो कि आपके टीडीएनए को बैक्टीरिया से प्लांट सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। और वीरेफ को मैंने बताया था वीआईपी प्रोटीन। व्हेन टीडीएनए इंटर द प्लांट साइटोसोल, जब टीडीएनए प्लांट साइटोसोल के अंदर एंटर करते हैं, तो वीआईपी 1 का काम है क्या करना? डिग्रेड करना। इसको देखो, डिग्रेड द टीडीएनए, बट जीन प्रोटीन विल डिग्रेड वीआईपी 1। कौन है जो डिग्रेड करेंगे? तो डिग्रेड करने वाला कौन है? ये एफ है। ये देखो, हमने यहां पे मेंशन किया है, वीर एफ जो है उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। चलिए, एंड D2 एंड E2 क्या कर रहे हैं? तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन हैव न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, दैट मींस टीडीएनए को ट्रांसफर करते हैं। टीडीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट न्यूक्लियस। ये होस्ट के न्यूक्लियस में इसको ट्रांसफर करने का काम करता है। ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया? टेबल हो गया। इतना आपको याद करना है, इतनी चीजें आपको कवर करना है। मैंने कहा ना कि आज का जो वीडियो है उसका मेन मोटिव तुम्हारा क्या है? टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड क्या कॉज करता है? ट्यूमर, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। और क्राउन गॉल डिजीज कौन से स्पेसिफिक प्लांट में होता है, वो मैंने आपसे पूछा है। एनिमल सेल, मोनोकॉट या डाइकॉट, तो वो आपको बताना है, वो मैं आपसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जीन ट्रांसफर इनटू द एनिमल सेल। और जब एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करना हो, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, बट कुछ वेक्टर्स के नाम लिख लो। ठीक है, वेक्टर यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन या डीएनए। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करना है? इनटू एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में यदि आपको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं लेमडा फेज, M13 या अदर वायरसेस, अदर वायरस। ओके, अब बताओ, ये जो फेज वायरस है, M13 वायरस है, ये तो पैथोजेनिक होते हैं भाई। तो किसी पैथोजेनिक वायरस को, वो भी वायरस, वायरस सबसे डेंजरस है, इसको यदि किसी एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए आपने यूज किया, तो क्या पता कि वो एनिमल सेल में जाके डिजीज कॉज कर दे। तो हमको क्या करना पड़ता है? इन सभी को क्या करना पड़ेगा? डिसआर्म्ड वेक्टर बनाना पड़ता है। डिसआर्म्ड वेक्टर बनाना पड़ता है। डिसआर्म्ड वेक्टर क्या है? तो जब आप रिमूव कर दोगे
ठीक है, रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक जीन, या पैथोजेनिक ना बोलेंगे, डिजीज कॉजिंग बोल देते हैं। डिजीज कॉजिंग जीन। देखो, किसी वायरस से डिजीज कॉजिंग जीन को जब रिमूव कर दोगे तो बचे हुए वेक्टर को हम डिसआर्म्ड वेक्टर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड क्या, डिसआर्म्ड। भाई उसके तुमने हाथ पैर तोड़ दिए ना, जब किसी के हाथ पैर को तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसआर्म्ड हो जाएगा। बस वैसे ही है। मगर हटाना क्या है, पैथोजेनिक जीन को हटाना है। जैसे हम वैक्सीन बनाते हैं, जब वो वैक्सीन बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी पैथोजन को हीट किल्ड, एटेन्यूटेड फॉर्म में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में उसको यूज करते हैं, हमारी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। ये तो नेचुरली भी होता है, बट जब नेचुरली पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो डिजीज कॉज भी होगा। मगर वैक्सीन के अंदर आने से डिजीज कॉज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने वैक्सीन में डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को बाहर कर दिया। वही फंडामेंटल यहाँ पे यूज होता है जब हम किसी जीन को ट्रांसफर करना है एनिमल सेल में, और एनिमल सेल में ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या यूज किया है, यदि वायरस यूज किया और वायरस बहुत डेंजरस होता है, और इस डेंजरस वायरस को डिजीज कॉज करने से रोकने के लिए हम उसके पैथोजेनिक या डिजीज कॉजिंग जीन सेगमेंट को रिमूव करते हैं, उसको लूला और लंगड़ा कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसआर्म्ड प्लाज्मिड और वेक्टर, जो कि यहां पे बताने की बात थी, ये मैं भूल गया था पहले बताना, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये भी पूरा हो चुका है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब आप जीन को ट्रांसफर करते हो किसी होस्ट सेल में, तो पता कैसे चलेगा कि वो जीन ट्रांसफर हो चुका है या नहीं हुआ है? इसके लिए दो मेथड्स हम यूज करते हैं, याद रहे। ठीक है, इसके लिए दो मेथड्स हैं। बाय यूजिंग, याद करो मैंने आपको बताया बहुत टफ है, बाय यूजिंग टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, राइट। मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का यूज करके आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पता कर सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं। याद करो, हमने दो एंटीबायोटिक यूज किया था, एम्पीसिलिन और एक था टेट्रासाइक्लिन। एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन के लिए ए एम पी आर रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्रासाइक्लिन के टी टी आर रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा टिपिकल एंड हार्ड प्रोसेस है, हार्ड प्रोसेस है। दूसरी बात, टाइम टेकिंग है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो भैया हम ऐसा क्या करें कि इससे भी बेहतर टेक्निक का यूज कर ले, जिसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज ना करना पड़े। तो सेकंड जो था वो थे बेटा रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन में जैसे गस, जी यू एस, फ्लोरोसेंस, या फिर जो टेक्निक हमने अप्लाई किया था आपके पीजीटी एग्जाम के लिए जो टारगेटेड होता है, उसमें हमने बताया था आपको, वो कौन सा था भाई, वो था तुम्हारा लेग जेड, लेग जेड जीन। याद करो, सीधा ब्लू कलर की कॉलोनी बनती थी तो वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, और व्हाइट कलर की कॉलोनी बनती है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है। वो कहां से पता किए थे, लेग जेड जीन का यूज कर, मतलब ऐसे जीन का यूज करो जो क्या बनाता हो, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हो, तो यस, वहां से ये पॉसिबल है। और ये, हाँ, ये इजी प्रोसेस है।
ईज़ी प्रोसेस है, लेस या लो कॉस्ट प्रोसेस है और टाइम की भी कमी मतलब कम टाइम में भी इसको किया जा सकता है, इसलिए ये बेहतर वो टाइम टेकिंग है। तो आपका एनसीईआरटी भी कहता है कि जो हम पहला टेक्निक यूज़ किए थे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज़ करके, वो बहुत ज़्यादा टीडियस, टिपिकल एंड हार्ड बोल सकते हो या टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के कारण हम इन टेक्निक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा वो पूछा गया। कैसे सिलेक्शन करते हैं? भई ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। मुझे कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर मेरा टीडीएनए है, ट्रांसफर डीएनए जो मैंने ट्रांसफर किया था या इसके अंदर है या दोनों के अंदर नहीं है? क्योंकि आपने कल्चर में उसका ग्रोथ करा दिया कि भैया इस सेल के अंदर में ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए है, टीडीएनए है या फिर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, बट नहीं है। तो क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? नो। तो जब आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा, तो आपके इतने सारे वर्क लेक्चर नंबर 1 टू 7 ये पूरा क्या है? प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इतने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद भी हमारे जो डिजायर प्रोडक्ट है वो तो ऑब्टेन हुए ही नहीं। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? तो ये देख लो, नंबर देख लो, 6 नंबर का प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यदि आप लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे हैं, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको पहले लेक्चर नंबर 1 टू 6 देखना पड़ेगा, देन इस वीडियो को आप देखेंगे। और हाँ, जिसको टीडीएनए पढ़ना है, ओनली टीडीएनए की स्टडी करनी है, तो देन यू शुड टू कंसीडर। ओके, चलिए। सातवां प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड लास्ट प्रोसेस है ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट और लास्ट प्रोसेस है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ये दो स्टेप के बाद में आपका बायोटेक का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट नंबर 2 है, जो कि लेक्चर नंबर 8 से आएगा। तो आज हमारा टारगेट है कि हम 7वें और 8वें प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। तो चलिए, आपने जीन को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में दोनों डीएनए को आपने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, दोनों को लाइगेट कर दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुमने होस्ट के अंदर में डाला। अब होस्ट इमेजिन करो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में मैंने इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया है। ये कौन किया था? इली लिली फाउंडेशन यूएसए ने पहली बार दो डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर में इंसुलिन के जीन ए जीन और बी जीन को दो डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, वहां से उनके पॉलीपेप्टाइड बने, उनको लाइगेट किया और एक बनाया फंक्शनल इंसुलिन। पहली बार प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, उसका नाम है इली लिली फाउंडेशन। मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी हमको क्या करना है? ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। तो ये बताओ, आफ्टर ट्रांसफर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर में आपने अपना डिजायर जीन पहुंचा दिया है। क्यों पहुंचाया आपने? क्यों इतना मेहनत किया है? आपके मेहनत करने का मेन मोटिव क्या है? आपका मेन मोटिव है कोई प्रोडक्ट को बनाना, कोई फिनोटाइपिक चेंज करना। जैसे कि रोजी, रोजी कौन है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। ऐसी काऊ जो मिल्क प्रोड्यूस करती है और उस मिल्क में हमारे ह्यूमन के प्रोटीन होते हैं, जिसका नाम है लेक्ट एल्ब्यूमिन। मतलब आपने क्या किया? एक एनिमल के अंदर में, दैट मीन्स काऊ के अंदर में, आपने ह्यूमन के जीन को इंसर्ट करके उनके मिल्क में आपने ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसाइज किया और उस ह्यूमन प्रोटीन को पाउडर के फॉर्म में आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू बेच रहे हैं। ये वही है ना, जो बच्चे के सी सेक्शन होने के बाद या कुछ मम्मी में फीडिंग के लिए मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं? अपने बच्चों को पाउडर पाउडर मिल्क पिलाते हैं ना। वो पाउडर मिल्क क्या है? लैक्ट एल्ब्यूमिन। ये लैक्ट एल्ब्यूमिन आया कहाँ से? ट्रांसजेनिक काऊ से, जिसका नाम क्या रखा गया था? रोजी।
तो ये सभी चीजें हम एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल अभी हमारा मेन टारगेट देखो, ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। जब आपका जीन या डीएनए होस्ट के अंदर ट्रांसफर हो गया है, तो अब क्या होगा? अब होस्ट के अंदर में खाना पकेगा ना भाई, तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये लो, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनटू होस्ट। और जब ये एक्सप्रेस होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या? प्रोडक्शन ऑफ क्या? यस, प्रोडक्ट। क्या बनाना चाहते हो तुम? हार्मोन्स या प्रोटीन, या चलो मेडिसिनल में बोल देते हैं हिरुडीन बनाना है, या हम बोल देते हैं इंसुलिन बनाना है। इन प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, मगर एम ऑफ बायोटेक, भाई बायोटेक का एम क्या है? तो बायोटेक का एम है, अब देखो आप बोलोगे सर हेडिंग तो ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट है, डायग्राम में आप कुछ दिखा रहे हो मगर बातें कुछ अलग बता रहे हो। देखो ध्यान से, बायोटेक का एम क्या है? इसका एम है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब एक बार में, वन टाइम में आप क्या करोगे? 1000 से या 100 से, चलो 100 टू 1000 लीटर प्रोडक्शन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? क्या आप 1 ग्राम 2 ग्राम बना करके बिजनेस करोगे क्या? यदि इंडस्ट्रियल लेवल पे यदि बायोटेक की बात करें, बायोटेक आए क्यों है? ताकि कम समय में बड़े से बड़े स्केल पे हम प्रोडक्शन कर सकें। और बड़े से बड़े स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए, जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें लार्ज वेसल्स की नीड होगी, नीड ऑफ लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े टैंक की नीड होगी, टैंक। ठीक है, उस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 100 से लेकर के 1000 लीटर तक का हो सकता है। और उस बड़े से टैंक को हम कहते हैं बायोरिएक्टर। क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है? लार्ज टैंक है एंड फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। फुल्ली ऑटोमेटेड लार्ज टैंक को हम बायोरिएक्टर कहते हैं। एनसीईआरटी में दो बायोरिएक्टर के डायग्राम्स मेंशन्ड है। सबसे पहले सिंपल स्पार्ज्ड, ये सिंपल, ठीक है, स्पार्ज बायोरिएक्टर है। और नीचे वाला जो सरफेस एरिया को मेंटेन करने का काम कहलाता है, पहले वाला सिंपल स्टीयर्ड और दूसरा वाला स्पार्ज। सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर बोल देता हूं, और ये है स्पार्जेड बायोरिएक्टर। तो बायोटेक के चैप्टर में या एनसीईआरटी बुक में दो बायोरिएक्टर दिख रहे हैं। अब यदि आपको ये डायग्राम प्रॉपरली दिख रहे होंगे तो मैं कुछ बताना चाहूंगा, एक बायोरिएक्टर की क्या-क्या खास बात है। तो दो खास बातें मैंने आपको बताई, ये लार्ज टैंक है और फुल्ली ऑटोमेटेड होना चाहिए। इसमें क्या-क्या होता है? देखो, फोम को ब्रेक करने के लिए बड़े-बड़े यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि फोम को ब्रेक करते हैं। इसमें ऑटोमेटेड मोटर होगा, एसिड को, बेस को मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए, स्टीम को मेंटेन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है? कल्चर ब्रॉथ जो समय-समय पे कुछ प्रोडक्ट को बाहर निकालते जाए उसके लिए, और फोम को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर जैसी सुविधाएं होती है। तो यदि मैं बात करूं कि एक बायोरिएक्टर में क्या-क्या खास बात होनी चाहिए, एक बायोरिएक्टर में क्या-क्या खास बात होनी चाहिए, तो फीचर्स, फीचर्स ऑफ बायो रिएक्टर्स। नंबर वन, सबसे पहली बात, लार्ज टैंक होना चाहिए। ठीक है, ये लार्ज टैंक 100 से लेकर के 1000 लीटर या उससे ज्यादा भी हो सकता है, फुल्ली ऑटोमेटेड होना चाहिए। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड होने चाहिए। अच्छा, ये एक तरह का ना मिक्सचर मशीन है,
मिक्स करने वाली मशीन होती है। तो एजिटेटर है ये क्या है? तो ये एजिटेट करने वाला एजिटेटर है, एजिटेटर मशीन है। एजिटेटर इसको मशीन कह सकते हैं। ओके, चलो और क्या है भाई? तो ये है ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन डिलीवरी करता है, ठीक है? और क्या करता है? फोम को ब्रेक करता है, तो फोम ब्रेकर, फोम को ब्रेक करने वाला, ठीक है? एसिड बेस मेंटेन करने वाला, एसिड बेस, या इसको एक साथ कहूं तो एसिड बेस मतलब क्या? बफर, मेंटेन या मेंटेनेंस कह देते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है भाई? और क्या करता है भाई? और क्या करता है? फोम को ब्रेक कर रहा है, पोर्ट सिस्टम होता है, पोर्ट सिस्टम मतलब ये क्या करेगा? टाइम बाय टाइम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्मॉल मतलब 1000 का टैंक है। इमेजिन करो केमिकल प्रोसेस हुआ और 100 लीटर प्रोडक्ट बन गया, तो 1000 टैंक में 100 लीटर धीरे से निकल जाएगा। मतलब टाइम टू टाइम प्रोडक्ट बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, एक साथ नहीं निकलेंगे। तो बनकर के धीरे धीरे छोटे छोटे सेगमेंट्स में निकलना क्या कहता है? पोर्ट सिस्टम कहलाता है। टाइम बाय टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है भाई? ये हो गई एक तरह का पोर्ट सिस्टम। और क्या फीचर होना चाहिए? हमने फोम ब्रेक तो कर ही दिया था, ठीक है? हमने फोम ब्रेक कर दिया था, इसको एक मिनट पहले हटाने दो। यस, हमने फोम ब्रेक कर दिया था। डायग्राम में देखो और कुछ फंक्शन दिख रहा है इसको? स्टेरिलाइजेशन एंड स्टीम, पीएच कंट्रोल, यस, ऐसा मशीन जो क्या करता हो? पीएच को कंट्रोल करता हो, ठीक है? और क्या होना चाहिए भाई? तो और क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन वाला भी होना चाहिए। तो स्टेरिलाइजेशन, तो एक बायोरिएक्टर में इतनी सारी खास बातें होनी चाहिए, तभी वो बेस्ट बायोरिएक्टर हो सकता है। और कुछ की फीचर हमारे बायोटेक में देख सकते हैं। एक बार मैं देखता हूं कि हमारे बायोटेक में और कुछ है क्या, ठीक है? कुछ खास बातें होगी तो बिल्कुल आपको हम अपडेट उसमें कर देंगे। भैया बायोरिएक्टर के फीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बायोरिएक्टर में यस, ठीक है, 100 से हाँ, ठीक है। क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं दिया हुआ है, ओके। हम्म, ऑलमोस्ट तुम्हारे एनसीईआरटी की तो हर एक चीजें जो है हमने इसमें ऐड कर दिया है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तो बनती नहीं है। बट एक बायोरिएक्टर में और क्या? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन, यस, टेम्परेचर कंट्रोल भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल। चलो ठीक है, मतलब इतने सारी चीजों से मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि बायो रिएक्टर के अंदर में हमको क्या करना है? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करनी है। और ये प्रोडक्शन करने के लिए दो मेन बायोरिएक्टर आपके एनसीईआरटी बुक बताता है। एक है सिंपल स्टीयर्ड और एक है आपका स्पार्जेड बायोरिएक्टर। हालांकि मोस्ट एफिशिएंट में ये होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का काम आता है। और आपके बायोरिएक्टर की फीचर्स ये सभी होते हैं, ठीक है? स्टील के बड़े बड़े बैरल्स जो आप इंडस्ट्रीज में जाते होंगे, कभी विजिट करते हैं, तो वहां ये चीजें आपको दिखती होगी। बट हाँ, याद रहे कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है? तो बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर कैसा मशीन है? तो बोलेंगे ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, जिसमें टाइम टू टाइम सब कुछ अपने आप रेगुलेट होता है। ये एरिएशन टैंक भी हो सकती है, मतलब एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है? विस्की, ब्रांडी, रम या बढ़िया-बढ़िया चीजें बनाना है तो एनारोबिक कंडीशन में बना सकते हैं। या फिर कुछ एरोबिक कंडीशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट विटामिन्स बना सकते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होती है, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, मुझे ये डीएनए को इस होस्ट में पहुंचाना है, मैंने पहुंचा दी, मैंने ट्रांसफर कर दी, प्रोडक्ट बन गया मेरे हाथ में एक ग्लास में, ठीक है?
मैंने ये कहा कि ये हमारा बायोरिएक्टर है और इस बायोरिएक्टर के अंदर में 1000 लीटर का प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट को मैं क्या करूं? तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो स्टेप हम कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद आप क्या-क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि आपका जब प्रोडक्ट बन गया, उसको स्मेल करके देखेंगे, सस्ता-रसा है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है? आपका जो प्रोडक्ट बन गया है, अब उस प्रोडक्ट को उसका प्रॉपर स्मेल आ रहा है या नहीं? क्या वो प्योर है? क्या वो बेहतर है? क्या दिखने में अच्छा है? तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे जब हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करते हैं, ये क्या है? तो आफ्टर प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसकी क्वालिटी पर्पस के लिए जो काम करेंगे, उन चीजों को हम कहते हैं क्या? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में 2 चीजें आती हैं। आप सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट बना है, उसका क्या करोगे? आइसोलेशन या फिर बोल सकते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है? तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में क्या-क्या कर सकते हैं? चलो, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ये आपका की फीचर है। सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले आप क्या करते हो? फिल्ट्रेशन। भाई जो आपका प्रोडक्ट बना है उसको आप छन्नी से छान दो, फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन होने के बाद में आप इसका क्या कर दोगे? सेडिमेंटेशन। यहाँ पे हमने इसका क्या करा दिया? सेडिमेंटेशन प्रोसेस करा दिया। तो जब फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो इसके होने के बाद आपको मिल जाएगा प्यूरिफाइड प्रोडक्ट। चलो, मान लेते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्यूरिफाइड हो गया है। प्यूरिफाइड होने के बाद क्या करेंगे इसका? अब ये बायोटेक से थोड़ा बाहर है, बट इसको भी हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में ऐड करेंगे। देखो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कौन से स्टेप को ऐड करते हैं बोले तो सीधा बोल देना, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में ऐड करते हैं। ये 2 चीजें हो गई। अब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में क्या-क्या करते हैं? एक तो फिल्ट्रेशन बोल सकते हो, दूसरा सेडिमेंटेशन बोल सकते हो, ठीक है? इन चीजों को तो हमको ऐड करना है। एनसीईआरटी में तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन 2 ही चीजें बात दी हुई है। इन 2 के बाद क्या करोगे? तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन कर दिए, हमको एक अच्छा प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिल गया है। अच्छा, इसमें इतना ही नहीं कि भाई फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कर दिए, केमिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है, ठीक है? केमिकल ट्रीटमेंट भी करना है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये कब पढ़ेंगे? जब बायोटेक का स्टूडेंट अपने मास्टर की तैयारी करेगा तो उसमें इसको कवर करना। प्यूरिफाइड प्रोडक्ट को आप लेबल करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, लेबल एंड पैकेजिंग। भाई जैसे आप बोलते हैं ना वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वही निरमा जो प्रोडक्ट है, चलो हमने इंडस्ट्रीज में बनाई, क्या मैं उसको ऐसे जेब में लेके आऊं? ये ले भैया 10 ग्राम ले ले, ये ले 1 किलो ले ले। नो, आप उसको प्रॉपर पैकेजिंग में देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? प्यूरिफाई करके उसको लेबल किया और लेबल करके हमने क्या कर दिया? पैकेजिंग कर दिया। अब पैकेजिंग करने के बाद में तुमको बेचना भी तो पड़ेगा। अब बेचने के लिए क्या चाहिए? टीवी में ऐड कराना पड़ेगा। टीवी में ऐड कराने को क्या कहेंगे? मार्केटिंग कहेंगे। मार्केटिंग करोगे और मार्केटिंग होगी तभी तो सेलिंग होगी और सेलिंग होगी तो क्या आएगा? इनकम। इन सभी प्रोसेस को एक साथ हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? ये है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। आपका बायो याद रहे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन के टोटल स्टेप्स 8। लास्ट स्टेप क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के पहले क्या था? ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट के पहले छठवें नंबर में क्या था? ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट।
छठवें नंबर में क्या था? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सिलेक्शन करना। सिलेक्शन के पहले क्या किए थे? जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर के पहले क्या किए थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एम्प्लीफाई किए थे, मतलब जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन के पहले आपने क्या किया था? तो उसके पहले किया था ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द डीएनए बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और उसके पहले आपने क्या किया था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए लाइक डिजायर जीन एंड वेक्टर डीएनए। ये पूरे 8 स्टेप को हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो बायोटेक का पार्ट नंबर 1 हमारे तरफ से कंप्लीट हो चुका है। 7 लेक्चर में बायोटेक 1 कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी हम बायोटेक पार्ट 2 भी ले आएंगे। यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, पीजीटी एग्जाम या सेट या सीएस या नेट एग्जाम में कोई भी डाउट्स है, कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ बुक चाहिए, अच्छा, मैं हमारे यूट्यूब के कुछ बच्चे भैया बोल रहे थे कि सुदेश सर जो है वो झूठ बोलते हैं, बुक्स नहीं देते। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एलन बायोलॉजी का फ्री मॉड्यूल जो मेरे पास पीडीएफ है ना? मैं चाहूँ तो उसको कुछ अमाउंट्स में सेल कर सकता हूँ, बट क्यों? मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को वो फ्री में मिले। तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, सुदेश सर बायोलॉजी। प्लीज़ उसको जाके देखो यार। ऐसे ब्लेम मत किया करो कि सुदेश सर जो है वो झूठ बोलते हैं, एबोलाइज़ करते हैं। ठीक है? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ठीक है? अच्छी खासी इनकम है मेरी। तो क्यों मैं आपको परेशान करूँ? राइट? मेरा काम है मेरे छत्तीसगढ़ के प्यारे-प्यारे स्टूडेंट को एक बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि आप जितने भी बायोलॉजी फील्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बेहतर अचीवमेंट कर सकें। और ये सोचना गलत है क्या? गलत है तो बता देना आपको, मैं नहीं पढ़ाऊँगा भाई, आप खुद से पढ़ना, ठीक है? तो यदि आपको मुझसे बात करना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, सुदेश साहू 73 आप सर्च करो, आपको मैं मिल जाऊँगा। तुरंत रिप्लाई नहीं करूँगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपको पहले से सॉरी बोल देता हूँ। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा, हर एक बच्चे को, मैंने किसी भी बच्चे को निराश नहीं किया है, हर एक स्टूडेंट को मैं रिप्लाई, ठीक है? आप यदि मॉड्यूल का लिंक माँगेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। बट हाँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम में जॉइन करें। टेलीग्राम में हर एक अपडेट मिलता है, ओके? और हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये जो टेलीग्राम चैनल है वो मिलता नहीं है सर, दिखता नहीं है सर। आप खुद से सर्च करो ना यार। इतने सारे एडवांस जेन ज़ी हो आप और उसके बाद आपको चीज़ें नहीं मिलती, तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कि सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? देखो, इसमें देखते हैं सुदेश सर, ठीक है? अरे डबल एस हो गया, सुदेश सर बायोलॉजी, ये लो मिल गया, ठीक है? सुदेश सर बायोलॉजी, ये मिल गया। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, वीडियोज़ मिल जाएँगे, लोकेश सर जो वीडियो डालते हैं वो मिल जाएँगे, मैं जो डालता हूँ वो मिल जाएगा आपको। और इसके ये देखो, आपको यदि कुछ भी चाहिए यहाँ से, यहाँ सब कुछ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कौन बोलता है कि यहाँ पे बुक नहीं है? उसको मैं लाइव दिखाता हूँ, ठीक है? ये वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के पहले जाते हैं, ये देखो सब वीडियोज़ यहाँ पे डलते हैं, आपको मिल जाएँगे, ठीक है? चलो उसके पहले चलते हैं, सब मिलेगा यहाँ, क्या नहीं है भाई? एप्लीकेशन फॉर्म, हुँ। ये पूरे वीडियो लेक्चर मिल जाएँगे आपको। कहाँ गया भई? थोड़ा ऊपर आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो पीडीएफ है हमने बहुत पहले आपको प्रोवाइड किया था। उम, रुको, इसमें एक काम करते हैं, उसमें जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। ये देखो फाइल्स में या लिंक में जा रहा हूँ, चलो। तो लिंक में ये देखो, एलन बायोलॉजी का नया मॉड्यूल यहाँ से डाउनलोड करें, ये। बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कौन-सा? दिसंबर 21 में मैंने एलन बायोलॉजी का नया मॉड्यूल यहाँ पे अपलोड किया है। इसको यदि क्लिक करोगे, तो ये आपको मिल जाएगा।
बुक्स एंड क्वेश्चन। यदि बुक्स को क्लिक करोगे, ये लो, पूरे बुक्स, ये इंग्लिश वाले हैं। हिंदी वाले का भी मैंने डाल के रखा है, उसको देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? तो यार, हर एक चीज़ ना कुक्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, ढूँढना तो आपको पड़ेगा। तो प्लीज़ ढूँढ लेना। एंड थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है?